Good morning to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain Talent Search Test 96. And for your kind information, I would like to tell you that on every Sunday we conduct such tests on Apex Institute Chhapra app. You can take the test living comfortably at your home. You have to use your mobile phone for 15 minutes only between 7 a.m. to 7 p.m. and you can take the test very easily, and you can also assess yourself, means you are at which position of the competitive examinations. So don't miss. Always take the test on every Sunday. Without killing your time, I would like to continue. It is the explanation of state 96 that I am just going to start. So be continued with me till the end of the class. क्लास में लास्ट तक बने रहें. बहुत उपयोगी चीजें आपको बहुत कम समय में यहाँ मिल जाती हैं. लास्ट तक बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने. सभी लोग कमेंट करेंगे जो लाइव में जुड़ गए हैं. सभी लोगों को आशीर्वाद. आप कमेंट करना शुरू करें. सभी कमेंट करें. जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करें. क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है. जल्दी से आप सभी कमेंट कर दें. Supposing if the bridegroom doesn't arrive in time for the wedding, what will you do? आप क्या करोगे मानो यदि दूल्हा शादी के लिए समय पर नहीं आता है तो ग्रामर के रूल के अनुसार कंजंक्शन में यह चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं कि कभी भी सपोजिंग या इफ का प्रयोग एक साथ न करें. इस एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए दोनों में कोई एक ही काफी है. या आप सपोजिंग का यूज करें या इफ का यूज करें. दोनों का यूज एक साथ कभी न करें. तो कितना सिंपल है. यानी ए में एरर है. आंसर हो जाएगा ए. बहुत इंपॉर्टेंट. यहां आपने यह सीखा कि सपोजिंग और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है. whenever you see supposing and if together, be sure that this part contains an error and either of the two is sufficient to correct the sentence. You can use either supposing or if for the correction of such type of sentences. Now move ahead. It is question number 2 and the question is, the management committee had requested me not to take any action unless and until I don't see all the documents. You know, unless, until, lest, hardly, scarcely, rarely, seldom, seldom if ever, seldom or never, little and few are considered to be negative in themselves. They cannot be followed by not, no, never, and nor. So, you have seen here unless and until together. It can be used. Unless and until can be used together. यदि नहीं और जब तक नहीं. लेकिन unless और until के बाद हमें नॉट का यूज नहीं करना है. सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम नॉट हटा दें. यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा? डी. आइए आगे बढ़ते हैं. डी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फिलर के रूप में है. क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी आंसर दें. डोंट हैंकर डैश वर्ल्डली प्लेजर्स. वर्ल्डली प्लेजर्स यानी दुनिया की वे चीजें जो आपको भोग विलास की अनुभूति कराती हैं, जिससे आप आनंद के सागर में गोता लगाते हैं, उन्हें हम वर्ल्डली प्लेजर्स कहते हैं. दुनियादारी की चीजें. तो हैंकर के साथ प्रपोजिशन हमेशा आफ्टर लगता है. फिक्स्ड है, आपको याद करना चाहिए. हैंकर आफ्टर, पीछे भागना.
पीछे भागना, दुनिया की मौज मस्ती के चीजों के पीछे मत भागो। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय फेल्ट डैश व्हेन ही न्यू दैट ही हैड बीन डैश। जब डबल ब्लैंक दिया हो तो आप अटेंटिवली इसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कोई एक जो है आपको हेल्प करना शुरू करता है और दूसरे का सिलेक्शन हम करते हैं। तो द बॉय फेल्ट डैश, द बॉय फेल्ट जॉयफुल भी सही है, द बॉय फेल्ट हॉरिफाइड भी सही है, डिसग्रेस्ड भी सही है, वरीड भी सही है। यानी आप फर्स्ट पार्ट से क्लियर नहीं कर सकते कि क्या दिया जाए। तो आइए सेकंड देखते हैं, दैट ही हैड बीन। तो ही हैड बीन ल्योर्ड, ल्योर मीन्स होता है आकर्षित हो जाना, तो जॉयफुल के साथ ल्योर्ड ये सूट नहीं कर रहा है। फोर्स्ड मीन्स होता है विवश, तो एक तरफ भयभीत है दूसरे तरफ विवश है, कॉम्बिनेशन सही नहीं है। डिसग्रेस्ड मीन्स अपमानित होता है, और रॉन्ग्ड मीन्स पैसिव वॉइस में है रॉन्ग, गलत किया गया। तो गलत किया गया तो अपमानित महसूस नहीं किया, गलत किए जाने पर गुस्सा आता है, एग्जैस्परेटेड हो जाता, इरिटेटेड हो जाता, एंगर्ड हो जाता नहीं है। बेहतर आंसर वरीड और टेम्प्टेड है। द बॉय फेल्ट वरीड व्हेन ही न्यू दैट ही हैड बीन टेम्प्टेड। बच्चे को चिंता हुई जब उसने यह जाना कि वह प्रलोभित हो चुका है, यानी प्रलोभन में आ चुका है। अब प्रलोभन में आने के बाद, लालच में आने के बाद तो नुकसान ही होता है, इसलिए इसे चिंता हुई कि मैं प्रलोभित हो चुका हूं। आंसर 4 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में आपको बताना है सिनोनिम्स। 5 में वर्ड है कोलैप्स, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए मिरेकल, बी डिबैकल, सी वंडर एंड डी क्रिएशन। आप बताएंगे कोलैप्स का सुंदर सिनोनिम यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोलैप्स मतलब किसी बिल्डिंग इत्यादि का गिर जाना, ध्वस्त हो जाना कोलैप्स है। कोलैप्स का दूसरा अर्थ होता है किसी साम्राज्य इत्यादि सत्ता का, शासन का पतन हो जाना, कोलैप्स। तो एकाएक या पूर्ण पतन, भवन इत्यादि का, साम्राज्य का पतन भी किसी साम्राज्य के पतन के लिए भी हम कोलैप्स का प्रयोग करते हैं। और कोई आदमी मंच पर भाषण दे रहा है और भाषण देने के दौरान ही बेहोश होकर के गिर पड़ा, वहां भी हम कोलैप्स का यूज करते हैं। मिरेकल चमत्कार या करिश्मा, डिबैकल पराजय या पतन, पराजय या पतन, वंडर आश्चर्य, क्रिएशन निर्माण या क्रिएशन मीन्स सृष्टि। तो आंसर होगा 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने शब्द है लूम, और लूम के लिए ऑप्शंस ए इमर्ज, बी डिक्लाइन, सी लीव एंड डी फॉल। आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। लूम होगा, इमर्ज होगा, डिक्लाइन होगा, लीव होगा या फॉल होगा। तो लूम शब्द का अर्थ होता है धुंधले इत्यादि से कुछ प्रतीत होता हुआ आना, ऐसा लगना कि कहीं धुंधला है और उसमें से कुछ दिखाई पड़ रहा है, उभर रहा है, निकल रहा है, वैसी स्थिति में लूम का यूज करते हैं। लूम का दूसरा प्रयोग होता है छा जाना, व्याप्त हो जाना। लूम्स लार्ज, लूम लार्ज एक फ्रेज यूज होता है, बड़े पैमाने पर फैला हुआ या फैल जाना के लिए लूम लार्ज का यूज किया जाता है। तो लूम का अर्थ हमने, अच्छा धुंधला टाइप भी लूम कहा जाता है, जो ब्लर है, जो क्लियर नहीं है, उसे भी हम लूम कहते हैं। लूम उभरना, लेकिन कहाँ से, तो मान लो मिस्ट इत्यादि से, तुषार है, कुहासा है, उसमें से कुछ उभर करके आ रहा है, तो लूम का यूज करते हैं। एमर्ज है, डिक्लाइन है, लीव है और फॉल है। तो यहाँ इमर्ज होगा, इमर्ज होना, प्रकट होना, सामने आना, तो लूम का सिनोनिम एमर्ज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने वर्ड है एस्पेक्ट। मेरी जो किताब है वोकैब बिल्डर, उसके फर्स्ट पेज में ही यह वर्ड मिल जाता है एस्पेक्ट। ए डिसरेस्पेक्ट, बी अनफैशन, सी डिसकनेक्ट एंड डी फीचर। तो शब्द है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर सेलेक्ट करके कमेंट करें। एस्पेक्ट
का अर्थ होता है पहलू। एस्पेक्ट के सिनोनिम के रूप में हम यूज करते हैं फीचर का, हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक का। आइदर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एस्पेक्ट। तो डिसरेस्पेक्ट अनादर होता है। अनफैशन खोल देना, फैशन का अर्थ होता है बांधना, फैशन बांध देना। फैशन द बफेलो, फैशन द काऊ, बांध दो। डिस्कनेक्ट अलग कर देना, फीचर पहलू, आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं। तो 7 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में एंटोनिम सेलेक्ट करना है आपको। 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन में आप विपरीत शब्द सेलेक्ट करें। क्वेश्चन आपके सामने है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के लिए 4 ऑप्शन है, रेस्ट्रेन है, कम्युनिकेट है, कन्वे है और इंडिकेट है। तो क्या सेलेक्ट करेंगे आप? एक्सप्रेस करेंगे, रेस्ट्रेन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कन्वे करेंगे या इंडिकेट करेंगे? क्या आप यूज करेंगे? एक्सप्रेस शब्द का अर्थ होता है व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। इसी एक्सप्रेस का हम नाउन बनाते हैं तो एक्सप्रेशन होता है जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति। एक्सप्रेस से एक्सप्रेशन बनता है और एक्सप्रेशन लेस यानी जिसमें कुछ बोला ही न गया, जिसमें कुछ अभिव्यक्त नहीं किया गया, वह एक्सप्रेशन लेस कहा जाता है। तो एक्सप्रेस शब्द के लिए 4 ऑप्शन है, रेस्ट्रेन है, कम्युनिकेट है, कन्वे है और इंडिकेट है। तो एक्सप्रेस व्यक्त करना, रेस्ट्रेन नियंत्रित करना, कंट्रोल कर लेना, यानी रेस्ट्रेन का सिनोनिम आप कंट्रोल भी लिख सकते हैं। कम्युनिकेट मीन्स होता है बातचीत करना, कन्वे मतलब मैसेज देना, संवाद देना, किसी की फीलिंग को किसी तक पहुंचाना कन्वे कहलाता है। और इंडिकेट मतलब होता है संकेत करना या इशारा करना। तो एक्सप्रेस का हमें एंटोनिम, एक्सप्रेस में हम चीज को दबाते नहीं हैं, उसे व्यक्त कर देते हैं। और जब हम रेस्ट्रेन करते हैं तो हम उस पर पाबंदी लगाते हैं, हम उस पर रोक लगाते हैं, हम उसे नियंत्रित करते हैं। इसलिए 8 का आंसर सेलेक्ट किया जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ड लैक है जिसका आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। लैक के लिए 4 ऑप्शंस हैं, ए एक्सेस, बी एब्सेंस, सी डर्थ एंड डी इनएडेक्वेसी। तो लैक शब्द जो है, लैक के लिए 4 ऑप्शन, जल्दी से एक को सेलेक्ट किया जाए। एक्सेस, एब्सेंस, डर्थ और इनएडेक्वेसी, क्या सेलेक्ट किया जाएगा? लैक शब्द का अर्थ होता है कमी, लैक शब्द का अर्थ होता है कमी। तो कमी के लिए क्या सेलेक्ट करिएगा? एक्सेस मीन्स अधिकता, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, डर्थ मीन्स अपर्याप्तता और इनएडेक्वेसी मीन्स अपर्याप्तता। ये दोनों सिनोनिम है। इनके सिनोनिम के रूप में आप स्कार्सिटी का यूज भी कर सकते हैं। स्कार्सिटी मीन्स भी होता है अपर्याप्तता या कमी। तो लैक का एंटोनिम क्या होगा? तो निश्चित तौर पर एक्सेस होगा। एक्सेस, एक्सेस मीन्स अधिकता या आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 10 शब्द आपके सामने है डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन के एंटोनिम के रूप में 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बिगॉटरी, बी फेवरिटिज्म, सी हेट्रेड एंड डी इम्पार्शियलिटी। तो आप सेलेक्ट करें चारों में से किसी एक ऑप्शन को। डिस्क्रिमिनेशन यानी द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग, द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, bigotry, favoritism, hatred and impartiality. What would be the correct answer here? Place your comments now. Discrimination means होता है भेदभाव, अंतर करना, डिफरेंशिएट करना, ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। बिगॉटरी मीन्स होता है कट्टरता, कट्टरपंथ, बिगॉटरी। एंड फेवरिटिज्म पक्षपात होता है, हेट्रेड घृणा होता है और इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता। तो जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यानी हम भेदभाव करते हैं, हम अंतर करते हैं यानी हम पक्ष करते हैं किसी का, और हमारे अंदर एक क्वालिटी है इम्पार्शियलिटी की। जो व्यक्ति इम्पार्शियल होते हैं वो अंतर नहीं करते, वो हमेशा एक पैमाने को लेकर के चलते हैं, किसी के साथ वो नहीं होते, रिलेटिव होने के नाते या कुछ और होने के नाते कभी नहीं। तो इम्पार्शियलिटी होगा डिस्क्रिमिनेशन का एंटोनिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। यहाँ इडियम्स आपके सामने दिए गए हैं
और आपको इन इडियम्स का मीनिंग सेलेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल इडियम, अनेकों बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, एसएससी के सभी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में, सीडीएस में। मीन्स ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जहां यह स्मेल ए रैट न पूछा गया हो। आम बोल चाल में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दाल में काला होना यानी किसी के एक्टिविटी के ऊपर सस्पेक्ट करना। दाल में काला होना यानी टू सी साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, नो। टू गेट बैड स्मॉल ऑफ अ बैड डेड रैट, नो। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, जी हाँ, संदेह कर जाना कि किसी का डीलिंग जो है वह शुद्ध नहीं है, वह ऑनेस्टी वाला नहीं है, यानी फाउल है, गलत है, गंदा है। तो 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, टू हीट द नेल राइट ऑन द हेड। टू हीट द नेल राइट ऑन द हेड का आपको मीनिंग देना है टू डू द राइट थिंग, टू डिस्ट्रॉय वंस reputation, to announce one's fixed views, and to teach someone a lesson. To hit the nail right on the head यानी एकदम एग्जैक्ट बात बोलना, एग्जैक्ट बात बताना या एग्जैक्ट पॉइंट को हिट कर देना। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अनुसार 12 का ए करेक्ट है, टू डू द राइट थिंग। नाउ इट इज 13 on the screen and the instruction given here is you have to improve the bracketed part, or you may say, yeah, bracketed part, or the part that is white is in color. And for this you have been given 4 options, A, B, C and D. If A, B and C either of which is not able to correct, then the answer will be D, no correction is required. So as walking, first we have to understand the question. Jogging a kilometer uses the same number of calories as you walk 2 kilometers. अगर आप 1 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं तो उतनी ही कैलोरीज लगती हैं जितनी 2 किलोमीटर चलने में लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जॉगिंग की तुलना, यानी आप ग्रामर में आए तो आप इन्फिनिटिव की तुलना इन्फिनिटिव से करेंगे, आप जेरंड की तुलना जेरंड से करेंगे। यहाँ जॉगिंग से तुलना करनी है, इसलिए हम एक जेरंड का ही इस्तेमाल करें, इसलिए एज के बाद हम वॉकिंग का यूज कर लें। द सेम के साथ एज का यूज होता है या दैट का, यहाँ एज करेक्ट है तो 13 का आंसर 1 होगा। अगर बी या सी एनी ऑफ द 3 कोई करेक्ट नहीं होता तो हम आंसर डी सेलेक्ट कर लेते। नाउ इट इज 14 एंड द गिवन क्वेश्चन इज MLA, ऐसे यहाँ पर 2 होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। MLA इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द लेजिस्लेचर। आप ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करें, आपके पास ऑप्शंस A, B, C एंड D दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करें कि 14 का आंसर क्या होगा। MLA इज रिप्रेजेंटेटिव, MLA। अब यहाँ एक ग्रामेटिकल एरर हमको दिख रहा है, रिप्रेजेंटेटिव काउंटेबल नाउन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज्ड, यू मे से कैन नेवर बी यूज्ड विदाउट डिटरमिनो। डिटरमिनो का यूज आपको करना होगा, इसलिए आप लिखें द MLA इज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द वोटर्स। चुने गए होते हैं तो यहाँ पर इलेक्टेड बाय की जरूरत है, सेंस जो है वो बाय मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक सेंटेंस दिया गया है जिसे आप 1 वर्ड से सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज अ गारमेंट दैट कवर्स द हेड एंड फेस, वह कपड़ा, वह पोशाक जो चेहरे को और सिर को ढकता है। क्या कहते हैं? ए में प्रिवेंट है, बी में वेल है, सी में परफॉर्म है और डी में कैप है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट किया जाए। देखिए, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, किसी को रोक देना किसी काम को करने से। वेल मतलब होता है घूंघट, परफॉर्म मतलब अभिनय करना, अदा करना और कैप मीन्स होता है टोपी। तो वह पोशाक जो हमारे सिर को ढक दे, फेस को ढके, उसे हम वेल कहते हैं, घूंघट कहते हैं। तो आंसर 15 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, टू वॉक एमलेसली
टू वॉक एमलेसली के लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एम्बल है, स्प्रिंट है, क्राउल है और स्लीथर है। तो टू वॉक एमलेसली का एक वर्ड सेलेक्ट किया जाए। एम्बल, स्प्रिंट, क्रॉल और स्लीथर में से क्या ऑप्शन होगा, जल्दी कमेंट करें। देखिए, एम्बल मीन्स होता है टहलना, स्प्रिंट मीन्स होता है पूरे वेग से दौड़ना, क्राउल मीन्स होता है सरकना, ऐसे चलना क्राउल, और स्लीथर मीन्स होता है लुढ़कना, लुढ़कना स्लीथर। तो यहाँ क्या दिया जाए, तो एम्बल मीन्स होता है मतलब यूं ही टहलना, यूं ही चलना, भटकना। वांडर भी आप यूज कर सकते थे। तो 16 का आंसर ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन द स्क्रीन एंड for 17 there is a direction and it is you have to select the correctly spelled word, means you have been given 4 words here and only one out of the 4 is correct on the basis of the spelling, so please choose the correct one and the word is entrepreneur. एंटरप्रेन्योर को 4 अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है, आप जल्दी कमेंट कर दें कि कौन सही है। एंटरप्रेन्योर, 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 एंटरप्रेन्योर आंसर होगा 17 का ए। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who has a startup who has begun to do a business himself, who has set up an institution, who has set up a factory. So this is called enterprise, or the person who starts an enterprise is called entrepreneur. 17 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, शब्द अलग अलग हैं, कोई एक ही है, क्या कर रहा है इसमें, इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी यहाँ 3 जो है वो करेक्ट हैं, एक ही है जो इनकरेक्ट है, उसे आप सेलेक्ट करें। वर्ड है वोसिफिरस, एफ्लिक्शन, एपिस्कोपल एंड इनोक्यूअस। कोई एक ही है जो सही है, तो आप जल्दी से कमेंट कर दें। कोई आई एम सॉरी, कोई एक ही है जो गलत है, बाकी 3 सही है, तो जल्दी करें, 18 का आंसर दिया जाए। 18 का आंसर ये होगा, शब्द जो है वो वोसिफेरस होता है। मुखर, खुलकर बोलने वाला, अपनी बात को प्रबल तरीके से रखने वाला, वन हु प्रेजेंट्स हिज टॉक इन अ प्रोमिनेंट मैनर, वन हु स्पीक्स फोर्सिबली, वन हु हैज गिफ्ट ऑफ द गैब, तो उसे हम वॉसिफेरस कहते हैं। ऐसे गिफ्ट ऑफ द गैब को इलोक्वेंट भी कहते हैं, ये भी याद करेंगे आप। एलोक्वेंट, जिसमें वाक पटुता हो, जो वाक पट्टू हो, वह एलोक्वेंट कहलाता है। एफ्लिक्शन का अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा, एफ्लिक्शन। एपिस्कोपल, ये रिलेटेड टू चर्च, चर्च का पर्टिकुलर वर्ड है, रिलेटेड टू चर्च। एंड इनोक्यूअस, जो किसी भी तरह से हानि न पहुंचाए, वो हार्मलेस कहलाता है, इनोक्यूअस कहलाता है। तो 18 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में जम्बल्ड पार्ट है, आप इन्हें अरेंज करेंगे। जम्बल्ड पार्ट को अरेंज करें। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द 2021 प्रोजेक्शन reflect growing recognition of climate change issues and the importance of nuclear power in reducing emissions from electricity generation. क्या आपको पढ़ने से नहीं लग रहा है कि ये जो दिया गया है बिल्कुल सही है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये स्टार्टर के रूप में आपको मिल गया, ओपनर के रूप में आपको मिल गया। अब उस पार्ट को आप सेलेक्ट करें जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो हम देख रहे हैं कि द 2021 प्रोजेक्शन सब्जेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट वर्ब हो गया, ग्रोइंग इत्यादि जेरेंड हो गया। तो रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, क्या किसको ग्रो कर रहा है? तो रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है, यानी ये जो सीक्वेंस दिया है ये बिल्कुल सही है। आंसर PQRS होगा। नाउ इट इज 20 ऑन द स्क्रीन and please correct it. The collector said that the
supply of water for irrigation. Dams should receive water up to a particular level to ensure uninterrupted. अब एक बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि टू इंश्योर अनइंटरप्टेड, क्या? तो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी एस के बाद पी का पेयर हमारा आंसर होगा। एस के बाद पी का पेयर हमारा आंसर होगा। लेखक ने इस ट्रिक को काट दिया है, कहा है बना के आओ। आप बहुत ट्रिक यूज कर लेते हो, बना करके आओ। तो द कलेक्टर सेड दैट। अब ये तो कंफर्म है कि द के बाद आप अप टू नहीं लिख सकते, द के बाद आप टू नहीं लिख सकते, यानी ऑप्शन आर वाला कभी नहीं होगा और ऑप्शन एस वाला कभी नहीं होगा। तो आप केवल टेक्निक का इस्तेमाल किए हैं। देख लीजिए, 3 ऑप्शन आपके गायब हो गए, अब एक ही बच रहा है और यही बिल्कुल सही है। द कलेक्टर सेड दैट द डैम शुड रिसीव वाटर up to a particular level to ensure uninterrupted supply of water for irrigation। एकदम करेक्ट है, यानी 20 का आंसर ए होगा। 21 to 25 में क्लोज टेस्ट दिया जाता है। मैं हर बार आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी क्लोज टेस्ट बनाएं, एक बार पहले पढ़ जाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। और जो विद्यार्थी सीख रहे हैं, जो अभी लर्नर है इस फील्ड में, अब मैं आपको बताऊं, आप हमेशा अपने आप को लर्नर ही माने, एक्सपर्ट ना माने। मुझे लगता है कि मैं बहुत कम जानता हूं, ना के बराबर जानता हूं, तो आप ऐसा कहना हो सकता है आपको हर्ट करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, देन आप भ्रम में हैं, आप भ्रम के शिकार हैं। तो मेरी राय यही होगी कि एक बार आप पढ़ लें और दूसरी बार जब पढ़ें तब बनाएं। हालांकि हमें समय का ध्यान रखना होता है, तो मैं पढ़ूंगा और साथ में बनाते चलूंगा। एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच, जैसे ही उसने अपने भाषण की शुरुआत की, हर्ष वॉज अवेयर दैट पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट डैश। हर्ष इस बात से अवगत थे कि लोग उन्हें सुन रहे थे बहुत डैश से 21 नंबर में, इंटेंटली, स्मूथली, इवनली और क्लियरली। तो देखो, बोलने में क्लियरली का प्रयोग हो सकता है, लिखने में क्लियरली का प्रयोग हो सकता है, सुनने में सिचुएशन नहीं मांगता। इवनली का यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। स्मूथली यहाँ लोग सुन रहे थे, इंटेंटली यानी लोगों का सुनने के प्रति एक उत्साह दिखा इनको, लोग एंथुसियास्टिक वे में सुन रहे थे, यानी यू कैन से पैशनेटली सुन रहे थे, एंथुसियास्टिकली सुन रहे थे, यानी इंटेंटली सुन रहे थे। तो 21 का आंसर ए होगा। 22 आपके सामने। Things seemed to be going quite well। इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ वेरी स्मूथ मैनर। हर चीज बिल्कुल आसानी से, ठीक तरीके से होता जा रहा है, ऐसा इन्हें प्रतीत हुआ। सिम्ड का सिनोनिम अपीयर्ड होता है। डैश halfway through the talk he saw his friend Ravi look dash his Paul Sunil। Paul means friend होता है, तो याद कर ले, ऐसे इसको पढ़ते हैं पैल, आई एम सॉरी, इसको पढ़ते हैं पैल। पैल मीन्स फ्रेंड होता है। तो अभी तक तो सभी चीजें अच्छी जा रही थी, लेकिन देखिए यहां से कुछ नकारात्मक सेंस मिलने लगा। रोल हिज आइज एंड विस्पर इन हिज ईयर, अपनी आंखों को घुमाया और उसके कान में फुसफुसाया, और ऐसा ये देख लेते हैं। तो 22 में क्या दिया जाए? देखिए यहाँ कॉमा है, वेयर एवर के बाद कॉमा नहीं लगता, व्हेन एवर के बाद कॉमा नहीं लगता, मोर ओवर के बाद और हाउ एवर के बाद कॉमा लगता है, लेकिन यहाँ जो सेंस है वह लेकिन का है, और लेकिन के लिए हम हाउ एवर का यूज करते हैं। लेकिन हाफ वे थ्रू द टॉक, बातें चल रही थी इनकी, बीच में ही अभी ये थे, तब तक इन्होंने देखा, क्या देख रहे हैं कि उनका मित्र he saw his friend जिसका नाम रवि है, लुक डैश his pal सुनील, इनके मित्र सुनील की ओर देखा। तो लुक के बाद अब यहां लुक क्यों लगा? तो यहां जो सॉ है ना, ये पास्ट फॉर्म का वर्ब है, और लुक लेट मैक प्लीज बीड सी हियर
के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब वन आएगा। तो ऐसा कभी ना सोचें, आप सोच सकते हैं, इसलिए मैं जरूरी समझा एक्सप्लेन कर देना। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सोच सकते हैं कि रवि लगा हुआ है फिर लुक क्यों है, या तो पास्ट की बात करें तो लुक्ड होना चाहिए या लुक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, आई सॉ हिम रन, आई सॉ हिम रनिंग, ये दोनों सही है। आई हर्ड हिम सिंग, आई हर्ड हिम सिंगिंग, ये दोनों सही है। फिर भी बेहतर माना जाता है देयर इन्फिनिटिव को, इसलिए यहाँ पर लुक एकदम सही है, सोचे नहीं कि गलत है। अब लुक के साथ क्या लगेगा, तो लुक एट देखने का सेंस भी है। तो आगे बढ़िए। देखा कि भाई अपनी आंख घुमाया और मेरे मित्र के कानों में कुछ फुसफुसाया, विस्पर किया। हर्ष डैश अंडरस्टूड दैट, हर शीघ्र ही इस बात को समझ गया, आसानी से इस बात को समझ गया, यही सब तो होगा। कीनली उत्सुकता के साथ यानी इंटेंटली नहीं होगा, अर्जेंटली यहाँ शुद्ध नहीं है, और क्लेवरली चालाकी से इमीडिएटली तुरंत समझ गया कि हाँ वो क्या कर रहा है। रवि हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन, रवि तब से अपसेट था इनसे जब से इनका प्रमोशन हुआ था, और वो एनवियस था, वह स्पाइटफुल था यानी द्वेषी था, डाही था, ईर्ष्यालु था, इनके प्रोग्रेस से, इनके प्रमोशन से उसे जलन होती थी, इसलिए कान भर रहा था। तो अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन वाज नाउ डैश डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस को क्या किया जाता है जी, डिस्टर्बेंस के लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, क्रिएट का यूज करेंगे। दूसरी बात कि जब हम सब पास्ट में लिखे हैं तो ये तीनों तो होंगे ही नहीं, एक ही तो है, क्रिएटेड होगा, वाज, ओह आई एम सॉरी, ये वाज नाउ क्रिएटिंग लिखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी जल्दबाजी ने यहाँ मिस्टेक किया, वॉज पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। वॉज नाउ अब वो कर रहा था तो क्रिएटिंग होगा, और यहाँ क्रिएटेड नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है टैलेंट सर्च टेस्ट 96 का एक्सप्लेनेशन। फिर से वही गुजारिश, जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। मेरे चैनल पर बकवास बातें तो होती नहीं है, जब भी मैं लाइव आता हूं या जब भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बताता हूं, सिखाता हूं, तो आपके गोल्डन टाइम का पूरा ध्यान रखता हूं। तो अच्छे लोगों में वीडियो को जरूर साझा करें और उन तक यह वीडियो पहुंचाएं, उनका भी लाभ होगा, मेरा भी लाभ होगा, और आप पुण्य के भागी बनेंगे। विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच।